हमारे साथ बने रहिए दीपन। दिलीप भट्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभुदास लीलाधर के। दिलीप, आप कैसे याद करेंगे राकेश झुनझुनवाला को, क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों ने मार्केट में, आप लोग तो साथ में उठते बैठते हैं, क्या खास बातें उनकी आपको हमेशा याद रहेंगी? देखिए, वो जिस तरह से एक अगर एक डिक्शनरी मीनिंग ऑफ आइकॉनिक लेजेंडरी फिगर अगर कहा जाए तो ये जरूर राकेश झुनझुनवाला को बहुत राकेश जी को बहुत सूट होता है। राकेश जी मेरे हिसाब से एक डिफरेंट लेवल से ऑपरेट कर रहे थे। उनका उनका जो एबिलिटी था, एक टू आइडेंटिफाई, एक कौन सा भी कंपनी लो या सेक्टर ले लो, उसको बहुत अर्ली ऑन पे आइडेंटिफाई करो, उस पे इंसिसिव एनालिसिस करो, उसके ऊपर एक लीप ऑफ फेथ लो, और वो कन्विक्शन से जो ईयर्स तक वो जो होल्ड कर रहे थे, ये हम सब ऑलवेज हम सीखते थे उनके पास से कि किस तरह से कन्विक्शन से काम करना चाहिए। और सर्टेनली उनका ये बात बहुत उनका जो बिल्कुल जो हटके जो था, वो उनके पास जो गट्स कहा जाएगा, जो इन्वेस्ट करने का, जो रिस्क लेने का, वो बहुत कम लोगों में था। और काफी लोग हम जो मार्केट में इंटरैक्ट करते हैं वो काफी नरोवा कुंजोआ टाइप रहते हैं कि कुछ हाँ ऐसा होगा तो वैसा होगा। इनके पास अगर आप जाओ तो उनका व्यूज बहुत क्लियर कट रहने का, एंड ही वॉज वेरी वेरी फ्रैंक, वेरी वेरी क्लियर कि व्हाट ही वांटेड टू से। तो मुझे लगता है एक कई फैक्टर्स पैरामीटर्स में मुझे लगता है ऐसा ऐसा शायद राकेश जी जैसा कोई इंसान नहीं होगा मार्केट में। एंड इंडिया रिक्वायर्स मेनी मोर राकेश जी rather than one Rakesh ji. And unfortunately, for whatever that has happened, it's a very big loss to India, I would say, as the primary thing, and of course to the capital markets. जी, दिलीप सर डेफिनेटली एक अलग पर्सनालिटी थे, कल्ट थे इन्वेस्टिंग के, और पूरे इन्वेस्टर कम्युनिटी में उनको एक तरीके से इंडिया में हम लोग वारेन बुफे कहते ही थे उनको। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ कि जैसे उनके व्यूज़ इतने क्लियर होते थे, इतने थॉट थ्रू होते थे, वजह क्या होती थी? मतलब वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते थे, ऑब्जर्वेशन उनका बहुत कीन था। इवन हमने कई बार उनको बातचीत करते हुए सुना कि वो गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ पर भी बड़े बेबाकी से अपनी राय रखते थे, और वो बिल्कुल क्लियर कट होती थी कि ऐसा इससे ऐसा होना चाहिए। तो इतना ज़्यादा, मतलब आप उनसे मिले होंगे डेफिनेटली, तो क्या उनकी सोच को आप कैसे ऑब्जर्व करते थे? जैसे मैंने पहले ही कहा कि ही वॉज ऑपरेटिंग एट अ डिफरेंट लेवल। उनका जो मेंटल एटीट्यूड अप्रोच था वो एकदम बिल्कुल लोगों से हटके था। मतलब उनको एक मैक्रो पिक्चर भी समझ में आता था, एक माइक्रो पिक्चर भी समझ में आता था। मैक्रो ऑन द इकोनॉमिक्स, ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी, या फिर पॉलिटिक्स ले लो, या फिर कौन से भी सम ऑफ दीज एलाइड एरियाज में उनका बहुत अच्छा मैक्रो थिंकिंग था। एंड पॉसिबली ही वाज ऑलवेज अ लिटिल अहेड ऑफ हिज टाइम, विदाउट एनी डाउट। जो उनका सोचने का जो तरीका था, किस तरह से भारत आगे प्रोग्रेस करेगा, सम ऑफ हिज व्यूज हैव बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और मुझे लगता है कि इवन ऑन अ माइक्रो लेवल कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग था वो भी बहुत डिफरेंट था। तो ये जो मैक्रो और माइक्रो को जो कॉम्बिनेशन करके जो उनका देखने का रवैया था, मुझे लगता है कि शायद ही कोई इतनी अच्छी तरह से ये कंबाइन कर पाएगा। और इसके बाद जो, जैसे मैं कहता हूं कि रिस्क और जो गट्स रहते हैं टू इन्वेस्ट, जो उनको समझ में आती थी, शायद दूसरे किसी को समझ में आती। दीपन ना, जो हमने ऑब्जर्व किया है, जिस तरह के सेक्टर्स में राकेश झुनझुनवाला ने एक्सपोजर लिया, निवेश किया, जिन कंपनियों को बैक किया, वो किसी लिहाज से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर तो थे ही नहीं। जो रिस्क लेने की एबिलिटी थी, क्या वो एक मिसाल है किसी आगे हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी? दिलीप, आप क्या कहेंगे? वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी ने ही राकेश झुनझुनवाला को बिग बुल बनाया? मुझे लगता है, एक जैसे मैंने ये 3 सेंटेंस में जो मैंने कहा आपको कि उनका जो समझ था, फिर उसके बाद वो जो एनालिसिस करते थे वो उतने ही डीप जाते थे। और उसके बाद
क्या होता है, आप कुछ भी एनालिसिस करो वो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आता है। उसके बाद आपका इंट्यूशन और लीप ऑफ फेथ बहुत जरूरी होता है आपके कन्विक्शन के लिए, और उससे भी ज्यादा आपकी जरूरत होती है कि आप वो कन्विक्शन को कैसे, आप कितने ईयर्स तक आप पेशेंटली होल्ड ऑन करोगे, पेशेंटली वेट करोगे। मुझे लगता है यही 3-4 क्वालिटीज थी जो हमने देखी, और ये ऑलवेज इनके पास से सीखने जैसी थी। एंड दिस इज समथिंग व्हिच वेरी फ्यू पीपल इन द मार्केट कैन रियली एमुलेट दैट। जी, तो एक ऐसी दुखद घटना जो तमाम इन्वेस्टर्स के लिए, मार्केट एक्सपर्ट्स के लिए, बाजार के लिए बहुत ही अविश्वसनीय है ये हम सब लोगों के लिए। सुदीप बंदोपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। सुदीप सर, आपने कैसे राकेश जी को याद किया, या आपकी कोई मुलाकात की जिक्र करना चाहे आप हम लोगों से? जी, दीपन जी और दिलीप जी ने बहुत सारे बातें, मेरा सुदीप, हम आपको दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। लेकिन देखिए, आज इंडस्ट्री के दिग्गज भी राकेश झुनझुनवाला को याद करें। उदय कोटक ने अपने ट्वीट में कहा कि राकेश झुनझुनवाला वो उनके स्कूल और कॉलेज में साथ थे, इनफैक्ट वो उनके जूनियर थे। उन्होंने ये कहा कि वो मानते थे कि भारत में शेयर बाजार अभी भी अंडर वैल्यूड है। राकेश बिल्कुल सही थे, इंडस्ट्री और फाइनेंशियल मार्केट को लेकर उनकी समझ बेहद शार्प थी और वो अक्सर बात करते थे। और कोविड के दौर में उदय कोटक और राकेश झुनझुनवाला की सबसे ज्यादा बातचीत भी होती थी, और उन्होंने अपने ट्वीट में ये अलविदा कहा उनके दोस्त को। याद रखिएगा, आज शाम 4 बजे इनके अंतिम दर्शन के लिए इनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। शाम को 5:30 बजे इनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा शेड्यूल सामने निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सुदीप हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। सुदीप, सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी टूट रही थी। आप कैसे याद कर रहे हैं आज राकेश झुनझुनवाला को? इसके साथ मेरा रिश्ता 20 साल पुराना है। 20 साल पहले एक कंपनी का टेक ओवर के लिए राधा किशन दमानी साहब के साथ राकेश ज्वाइन करके दोनों ने बिड किया था, और मैं ऑपोजिट साइड में था, काउंटर ऑफर किया था। चलिए, वो कंपनी का टेक ओवर तो ना तो उनका हुआ ना हमारा हुआ, एक स्टेलमेट सा हो गया था। पर उसके बाद से एक दोस्ती, जान पहचान और इंटरेक्शन चालू हुआ, 20 साल से जारी था। और देखिए, ऑपोजिट कैंप में हम लोग थे जब ये ट्रांजैक्शन हो रहा था, पर उसके बाद हम लोग दोस्त बन गए। और उनका व्यू, उनका कन्विक्शन इंडिया स्टोरी पे इतना जबरदस्त था। मैं आज 25 साल मार्केट में हूँ, ऐसा कन्विक्शन तो मैं किसी का नहीं देखा। जो इंडिया स्टोरी पे बिलीव करना, इंडियन पीएसयू में बिलीव करना, इंडियन इकोनॉमी पे बिलीव करना, ऐसा तो एक इंसान मैंने नहीं देखा जितना, इतना कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी में है। और यही कॉन्फिडेंस हम लोग मिस करेंगे आने वाले दिनों में। बाकी दिलीप जी ने और दीपन जी ने बहुत सारे खूबियां के बारे में बात की, वो सारे रेलेवेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो यारों के यार थे और इंडिया पे बहुत भरोसा था, इंडियन मार्केट्स पे बहुत बहुत भरोसा था। सुदीप, क्योंकि आप उनको 20 सालों से जानते हैं, तो आपने उनकी प्रोफेशनल साइड के बारे में बताया, उनकी पर्सनल साइड कैसी थी, उनके परिवार के बारे में किस तरह के रिलेशन थे? क्योंकि हम सब जानते हैं वो अपने पिताजी को एक बड़ी इंस्पिरेशन के तौर पर देखते थे। कई दफा उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी है, जो लिखे हुए इंटरव्यूज भी हमने पढ़े हैं उसमें साफ कहा है। लेकिन एक और बहुत ही खूबसूरत चीज थी कि उनके पिताजी ने उनको प्रेरणा दी मार्केट में आने के लिए, लेकिन कभी पैसे नहीं दिए। खुद के पैसों से उन्होंने पहला इन्वेस्टमेंट 5,000 का किया था। तो इस जर्नी में उनका परिवार किस तरह की प्रेरणा ली उन्होंने अपने पिता से, अपने दोस्तों से, उस पर कोई एनेक्डोट है आपके हाथ? ये इस मामले में तो ज्यादा एनेक्डोट मेरे पास नहीं है, पर एक चीज मैं बता पाऊंगा कि उनके घर जब ट्विंस आए थे तो इतना खुश थे कि वो एक याद है, खुशी इतना उनके पास हुआ था जब ट्विंस आए और वो सबको न्योता देने गए। और वो एक अभी भी हम सबको याद है वो कैसे सेलिब्रेट किया था उनके घर में जो ट्विंस पैदा हुए थे उसका। बहुत फैमिली को प्यार करते थे, फैमिली के बहुत क्लोज।
दोस्तों को भी बहुत ध्यान रखते थे। और इंडियन कल्चर, इंडियन मूवीज, इंडियन गाना बहुत एंजॉय करते थे। तो पूरी तरह से सच्चा इंडियन थे और अर्च इंडिया का जो था वो बहुत एंजॉय करते थे। हम मूवी में देखने जाते थे मतलब हर मूवी कुछ देर तक, अभी तो तबीयत उनका ठीक नहीं था, वो एंजॉय करते थे, हॉल में जाके देखते थे। तो एक अलग ही किस्म के आदमी थे जो मतलब एंजॉय लाइफ को पूरा एंजॉय। जी हाँ, जिंदगी पूरी जी है उन्होंने और हमेशा खुशमिजाज थे, मुझे तो लगता है ना। और जैसे आप कहते हैं ना कि एकदम लार्ज हार्टेड मैन, लाइवली थे। गानों पे उनको हम लोगों ने थिरकते हुए देखा है, गुनगुनाते हुए देखा है। और साल में एक इंटरव्यू उनका दिवाली के आसपास जब सारे चैनल्स पे होता था, उसको इंतजार करते थे लोग कि वो वाला सुनेंगे, देखें उसमें क्या नई आइडियाज़, क्या नई चीज़ हमें बताते हैं। मैं भी जब ये सब घटना हुई तो सुबह में एक वीडियो उनका देख रहा था पुराना, तो उन्होंने बताया कि उनको शुरुआत में जब वो पैसे नहीं थे, 5,000 से शुरुआत कर रहे थे, तो फिर उन्होंने सोचा कि 2.5 लाख रुपए कहीं से मुझे मिले तो मैं इन्वेस्ट करूं। तो जिससे उनको लेना था उसने कहा मैं 1.25 लाख रुपए आपको दूंगा, आप 1.25 लाख रुपए की सिक्योरिटीज़ खरीदिए, उसको फिर आप सिक्योरिटी बनाइए, प्लेज बनाइए, फिर दूसरे 1.25 लाख आप लीजिए। बोले इस तरह से हमने करके लिए और फिर जर्नी बढ़ी। फिर वो कई सारे स्टॉक्स के नाम उन्होंने लिए कि वो 10 रुपये से 65 रुपये हुआ, 150 से 1000 हुआ। और जो सबसे इंस्पायरिंग उन्होंने जो बजट वाली बताई घटना की, लोग उस समय उनको लगता था कि वीपी सिंह, उन्होंने कहा कि वीपी सिंह ठाकुर थे लेकिन वो दिमाग से बनिया थे। इतना ज़बरदस्त उनको मालूम था कि बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। और उनका जब बजट आया था पहली बार तो उनकी वेल्थ 2.5 करोड़ से 20 करोड़ 3 घंटे में हुई थी। तब उन्होंने अपनी वाइफ से कहा था कि अब हमारे घर में एसी आएगा। ये मैंने आज सुबह सुना, इतनी दिलचस्प चीज़ें थी और इतनी विजन था उनके अंदर कि आप बिना प्रभावित हुए रह नहीं सकते उनसे। ये मधु दंडवटे का बजट जिनका वो अक्सर जिक्र करते हैं, और वो एक ऐसा बजट था नीरज जी, आप जैसे बता रहे हैं, वहां उन्होंने मैनीफोल्ड वेल्थ कमाई। और ये भी बात आपकी सही है जो मैं बोलने वाला था कि इतने मॉडेस्ट बैकग्राउंड से वो आते थे। उनके फादर इनकम टैक्स ऑफिसर थे और 5,000 रुपए से उन्होंने मॉडेस्ट जर्नी शुरू की बाजार की। और रेखा झुंझुनवाला जो उनकी वाइफ हैं, वो एक बहुत ही बड़े घराने से आती थी और उनको शर्म लगी कि मेरे घर पे इतने बड़े घराने की लड़की है और मेरे पास मेरे बेडरूम में एसी नहीं है। और मधु दंडवटे के बजट के बाद उन्होंने अपने घर पे एसी लगाया था। उन्होंने बोला रेखा जी से कि अब एसी आ जाएगा। तो देखिए, आज दुख का दिन तो है, लेकिन आज हम राकेश झुनझुनवाला की ऐसी ही कुछ बातें, ऐसी ही कुछ यादें आपके सामने पेश करेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि भले ही राकेश झुनझुनवाला हमारे साथ आज नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी ये यादें, उनकी कई सारी सीखें आपको आगे हमेशा प्रेरणा देंगी। लेते एक छोटा सा ब्रेक। इस कार्यक्रम में आगे कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे जो राकेश के दोस्त थे, मित्र थे, सहयोगी थे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। I think India is going to enter a golden period. I see India growing at 10%. We are entering a golden age. I wish my fellow Indians were as optimistic as I am.